हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्धनारीश्वर एकात्मिक यात्रा। पहले तो थैंक यू उन सब डिवाइन सोल्स के लिए जो चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं, इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, चैनल पे हाई वाइब्रेशंस बढ़ा रहे हैं, खुश हैं और मुझे भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, मेरा आत्मबल बढ़ा रहे हैं। सच कहूँ दोस्तों, ऐसे कमेंट्स पढ़ के मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करती हूँ। ऐसा लगता है कि ये मेरे बहुत ज़्यादा सिंसियर और डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट्स हैं। बस इसी तरह से चैनल पे खुशियाँ बांटते रहिए, पॉजिटिविटी रेडिएट कीजिए, खुद को हाई वाइब्रेशंस में रखिए। तो जल्दी से बढ़ते हैं, लौटते हैं अपनी वीडियो पे, यानी आज की गाइडेंस पे। आज के वीडियो पे सबसे पहले तो मैं ये सलाह दूंगी कि अपनी जर्नी को फ्रेंड्स आप खुद एक्सप्लोर करना सीखिए। अपनी पूरी जर्नी के लिए और डाउट्स के लिए किसी चैनल पर डिपेंडेंट मत रहिए, क्योंकि कोई भी कोच अपने चैनल को बेस्ट ही बताएगा, चाहे वो टैरोट रीडर हो या स्पिरिचुअल एसेंशन की बातें करने वाला। ट्विन फ्लेम की बेसिक इंफॉर्मेशन से लेकर स्टेजेस तक सब कुछ क्लियर करने के बाद भी कुछ ना कुछ मिथ्स या डाउट्स आ ही जाते हैं आप लोगों में। पता नहीं ये इतने मिथ्स आते क्यों है, कहाँ से आ रहे हैं। जब मैं वीडियो लाई थी रामा कॉन्शियसनेस पे, तो वो चैनलिंग करते वक्त एक और चैनलिंग उसके बाद हुई कि ट्विन फ्लेम का वियोग कभी होता ही नहीं है, वो तो पहले से एक दूसरे में समाये रहते हैं। तो इसे मैं थोड़ा और अच्छे से क्लियर करूँगी। लाइक आज के लोग जैसे सोचते हैं जो 3D में है ना, कि सियाराम का तो वियोग हो गया था, ट्विन फ्लेम का मिलन तो होता ही नहीं है। कई कई बार तो इस मिलन को भी गलत समझा जाता है। पर उससे पहले एक डीएफ का सवाल आया है इसी से जुड़ा कि मैम, परमानेंट यूनियन और हारमोनियस यूनियन में फ़र्क क्या होता है। सो फॉर मी, मेरे लिए आपका इनर यूनियन ही परमानेंट यूनियन होता है। हम ट्विन फ्लेम्स का जो इनर यूनियन होता है, इनर मर्जिंग होती है, मेरे हिसाब से वही परमानेंट यूनियन होता है। कैसे, वो मैं आगे समझाती हूँ। और हारमोनियस यूनियन में जब लॉन्ग सेपरेशन के बाद फिर से डीएम लौट के आते हैं, एक स्मूथ कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है आप दोनों के बीच। दोनों एक दूसरे को फॉरगिव कर चुके होते हो, या किसी किसी की एंगेजमेंट भी होती है, मैरिज भी हो जाती है, तो उसको बोलेंगे हारमोनियस यूनियन। उसको फिर हम परमानेंट यूनियन नहीं कहेंगे। चौंक गए ना आप कि दूसरे चैनल्स पे तो 3D मैरिज, बातचीत जो होती है, कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है, उसी को परमानेंट यूनियन बोला जाता है। तो पर एक्चुअल में वो होता है हारमोनियस यूनियन। तो इसलिए मैंने कहा था कि अपनी जर्नी खुद एक्सप्लोर कीजिए। ज़रूरी नहीं है ट्विन फ्लेम वीडियोस में, कोचेस में वो जो बता रहा है सामने वाला, आप उसे ही सही माने। आप खुद भी एक्सप्लोर कीजिए, इस जर्नी को डेप्थ में जाके इसको स्टडी कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। बिकॉज़ ये जो चैनलिंग अभी पूरी बताऊंगी मैं आगे, वो मेरे गट्स के थ्रू हुई है। मैंने डीप में जाके राम सीता, शिव शक्ति, राधा कृष्ण के उस मिलन को समझा है, महसूस किया है। इसलिए ही मैंने कहा कि इतना कॉन्फिडेंटली मैं कह रही हूँ कि इनर यूनियन ही परमानेंट यूनियन होता है आपको। 3D मैरिज में सिर्फ दो जिस्मों का विवाह होता है।
आपकी और उनकी देह एक बंधन में आती है उस विवाह से, बस। फिर सनातन सत्य जो सबको पता है कि हम सबको एक दिन ये देह छोड़नी है, ये बॉडी छोड़नी है। देह की मृत्यु तो निश्चित है और होकर रहनी है। आप भी और आपके डीएम भी एक दिन ज़रूर उस मृत्यु को प्राप्त होंगे। जैसे ही हमारी लाइफ साइकिल ये ख़त्म हो जाएगी, तो उसके बाद सब मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो आपके डीएम भी होंगे, आप भी होंगी। तो देह ही जब अस्थाई है, जो बॉडी है हमारी वो ही अस्थाई है, टेम्पररी है, तो सिर्फ दो देह की उस 3D मैरिज को परमानेंट यूनियन कैसे कह सकते हैं कि दो बॉडीज़ हैं, सिर्फ उन्हीं का विवाह हुआ है, उसको परमानेंट यूनियन कैसे कह दें, कैसे मान लें? अगर देह स्थायी होती, हमारी बॉडी अगर परमानेंट होती, अगर हमारी मृत्यु हो ही ना कभी, उस देह की मृत्यु हो ही ना, तब उस मैरिज को परमानेंट यूनियन बोल सकते हैं। अगर हमारी बॉडी ना मरे, हम कभी मरे ही ना, तो हम उस मैरिज को, 3D मैरिज को परमानेंट बोल सकते हैं। पर ऐसा नहीं होता। दो लोग आखिर जुड़ते कब हैं एक्चुअल में? जब दोनों एनर्जेटिक लेवल पे एक दूसरे में मर्ज होते हैं, और वो मर्जिंग कोई 3D की घटना नहीं होती है, 3D लेवल पे नहीं होती है, एस्ट्रल लेवल पे होती है। इट्स अ कॉस्मिक प्रोसेस। वो मर्जिंग सदा सदा के लिए हो जाती है, युगों युगों की मर्जिंग होती है। वो इटर्नल, इन्फानाइट होती, स्थायी होती। इसलिए मेरे हिसाब से वही इनर यूनियन एक डीएम डीएफ का परमानेंट यूनियन होता। इसलिए हर चैनल पे बोला जाता है कि पहले इनर यूनियन होना ज़रूरी है सबका, सब ट्विन फ्लेम्स का, फिर ही 3D में यूनियन होता है। तो इट मीन्स डिवाइन आपका पहले परमानेंट यूनियन करवा देते हैं, फिर 3D में जो भी होता है वो हारमोनियस होता। और इनर यूनियन को मैं परमानेंट क्यों बोल रही हूँ? परमानेंट इन दिस वे कि सपोज कोई नो कांटेक्ट जोन में है, अभी भी है डीएम के साथ, बट इनर यूनियन हो जाने पर वो अंदर ही डीएम को फील करती है। एक डीएफ, उसे लगता ही नहीं है कि डीएम दूर है, वो सेपरेशन फील ही नहीं करती है, वो उस पेन में होती ही नहीं है। अब वो उसी के साथ मर्ज हो चुकी है, अपने इनर डीएम के साथ ही मर्ज हो चुकी है। तो कैसा सेपरेशन? कॉस्मिक मैरिज हो चुकी है तो कैसा सेपरेशन? इसलिए मुझे नहीं लगता कि शिव शक्ति का, राम सीता का, राधा कृष्ण का कभी कोई वियोग था। हाँ, जिस वियोग की चर्चा हमेशा से होती आई है, वो उनकी बॉडीज़ ने सहा है, उनकी देह ने सहा है। जो जो सेपरेशन एक्चुअल में, जिस सेपरेशन को लेके सब इतना रोते हैं, वो सेपरेशन एक्चुअल में दो बॉडी सह रही हैं। इंटरनली अगर हम अंदरूनी बात करें, आंतरिक रूप की बात करें, तो इंटरनली हम वो सेपरेशन फेस कर ही नहीं रहे हैं, तभी तो हमें पेन नहीं होता ना इनर यूनियन के बाद। वो बॉडी सह रही है सेपरेशन, और उस वियोग को भी, जो सेपरेशन बॉडी सह रही है, देह सह रही है, उसको भी एक्चुअल सेपरेशन बोला ही नहीं जा सकता, उसको वियोग कहा ही नहीं जा सकता। वरना क्यों कृष्ण कहते हैं कि विवाह प्रेम का लक्ष्य नहीं है? नहीं होता। प्रेम उससे कहीं आगे की बात है। 3D में लोग उसे एक एक्चुअल सेपरेशन मानते हैं, जबकि वो कभी सेपरेशन में थे ही नहीं। क्योंकि 3D के लोग बॉडी को ही देह को ही महत्व देते हैं, उसी के पीछे भागते हैं, देह के पीछे भागते हैं। इसलिए मृत्यु का भय हर वक्त 3D के लोग में होता है, क्योंकि इतना अटैच होते हैं वो अपनी देह से कि
डेथ को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते जब उनकी मृत्यु का समय आता है। जो 3D के लोग होते हैं, जिस कॉन्शियस में वो होते हैं, जब उनकी मृत्यु का समय समीप आता है तो वो बहुत डरते हैं। वो इस प्लेनेट अर्थ को छोड़ने से घबराते हैं। वो इतना अटैच होते हैं अपनी बॉडी से कि लाइक ऐसे थॉट्स चलते हैं उनके कि नहीं, मुझे अपनी बॉडी नहीं छोड़नी है, मुझे ये प्लेनेट अर्थ नहीं छोड़ना है। तो वो लोग यही सोचते रहेंगे कि राम सीता ने वियोग सहा, राधा कृष्ण ने वियोग सहा, शिव पार्वती ने वियोग सहा। पर एक्चुअल में तो कोई वियोग से उन्होंने सहा ही नहीं। वो तो पहले से ही समाये हुए थे एक दूसरे में, अभी भी समाये हुए हैं और युगों युगों तक आगे भी वो एक दूसरे में ही समाये रहेंगे। ट्विन फ्लेम जर्नी इज इटर्नल, इनफाइनाइट। और फिर भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो इस परमानेंट यूनियन को जस्टिफाई करने के लिए कहूँगी कि राम सीता हो या राधा कृष्ण, जैसे ही इनका अवतार कार्य पूरा हो गया तो वो सीधा वैंकुट में जाके फिर मिल जाते हैं। यानी वो प्लेनेट अर्थ छोड़ते हैं और फिर अपने वैंकुट धाम में जाके फिर से वो मिलते हैं। अगर उनका मिलन होता ही नहीं तो वैंकुट जाके फिर वहाँ एक क्यों होते हैं, वो वहाँ जाके फिर से एक क्यों हो रहे हैं। तो इट मीन्स कि वो पहले से ही परमानेंट यूनियन में थे, पहले से ही वो एक ही हैं, एक दूसरे में समाये हुए हैं। अच्छा चलो, राम सीता जिनका विवाह भी हुआ था उनका, और राधा कृष्ण जिनका विवाह नहीं हुआ था। आप ये दोनों डिफरेंट केस ले लो, दोनों की स्टोरी अलग है। दोनों ही केस में मिशन वर्क पूरा हो जाने के बाद, जैसे वो अपना मिशन वर्क पूरा करते हैं, धर्म को स्थापित करते हैं, लोगों को, पूरी इस प्लेनेट अर्थ को असुरों से, अत्याचारों से मुक्त कर लेते हैं। तो वो हो जाने के बाद वो दोबारा वैंकुट लौट आते हैं, वैंकुट लौट जाते हैं। अगर एक साधारण आदमी की बात करें, व्यक्ति की बात करें, साधारण लोगों की मैं बात करूँ तो अगर जब हमारी मृत्यु आती है तो ऐसा होता है कि शायद हमारा कोई कर्म पेंडिंग रहेगा, तो मृत्यु के बाद हम शायद अपनी नेक्स्ट लाइफ साइकिल के लिए जाएं, नेक्स्ट बर्थ के लिए जाएं, उस जर्नी को आगे कंटिन्यू करें। पर अवतारों के साथ ऐसा नहीं होता है। अवतार जब आते हैं, अपना मिशन वर्क पूरा करते हैं तो दोबारा से अपने वैंकुट धाम में जाते हैं। वो अपनी दूसरी नेक्स्ट बर्थ के लिए नहीं जाएंगे। इसलिए राम सीता राधा कृष्ण कभी अलग हुए ही नहीं, उनका वियोग कभी हुआ ही नहीं। बस जो भी अवतार आए, मनुष्यों को, हमको अनकंडीशनल लव क्या होता है, कैसे होता है दो लोगों के बीच में, वो समझा के गए। उन्होंने ये सिखाया है पूरी ट्विन फ्लेम कम्युनिटी को कि विवाह लक्ष्य नहीं है, कि ऐसे जब तक विवाह नहीं हो जाता है आपकी कॉन्शियस ऐसी रहती है कि हमारा जो प्यार है वो अनसक्सेसफुल है, कामयाब नहीं हुआ है। तो ऐसा नहीं होता है। आपका जैसे इनर यूनियन होता है तो आप उस मैरिज को, परमानेंट इटर्नल मैरिज को अचीव कर चुके होते हो। और 3D विवाह में तो एक्चुअल में हम बंधन में आ जाते हैं। तो वो भी उन्होंने सिखाया है कि बंधनों से मुक्त होना सीखो। प्रेम का अर्थ ही होता है चेतना की ऊंचाई। अक्सर 3D में लोगों के मन में जो भाव, इमोशंस उत्पन्न होते हैं, लोग उसे ही प्रेम समझ बैठते हैं, उन इमोशंस को ही प्रेम समझ बैठते हैं, जबकि वो मोह, वासना के कारण उत्पन्न हो रहे होते हैं। वासना तब उठती है जब चेतना सुप्त होती है, सुप्त अवस्था में होती है। हमारे अंदर वासना तब तक जागृत रहती है जब तक व्यक्ति की जो कॉन्शियसनेस होती है वो एकदम स्लीप मोड में होती है। वो तब व्यक्ति चैतन्य नहीं कहलाएगा। और जैसे ही आप चेतना की ऊंचाई को पार करते हो, जैसे ही आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपेंड होती जाती है, वैसे ही वैसे जो आपके अंदर की डिज़ायर लेवल है, जो आपकी वासना है, या जितनी भी लो वाइब्रेशनल एनर्जी कहते हैं, वो धीरे धीरे घटती जाती हैं। और एक टाइम आने के बाद बिल्कुल वो रिलीज़ हो जाती हैं।
राधा का जो श्राप था 100 वर्षों का, कि वो भूल जाएगी उसकी रियल आइडेंटिटी क्या है, यही श्राप था उसका, कि वो किसका अवतार है, वो कृष्ण को भूल ही रहेगी, वो वैकुंठ धाम के बारे में सब कुछ भूल चुकी होगी। ये राधा को श्राप मिला था। तो कृष्ण को दुख इसी बात का था, जो कृष्ण रोते रहते थे जब राधा से सेपरेट रहते थे, फिजिकली वो जो सेपरेट रहते थे, तो वो इसी बात को लेके उनको दुख था, वो रोते रहते थे कि कब मेरी राधा की जो स्मृति है वो वापस आएगी, कब वो मुझे पहचानेगी। कृष्ण इसलिए दुखी नहीं होते थे कि राधा की देर से उनका विवाह हो नहीं पा रहा है या हो नहीं पाया, तो इसलिए वो आंसू बहा रहे थे या उनको दुख था या उनको पीड़ा थी, नहीं। वो राधा की देर से उनको बिल्कुल भी मोह नहीं था। और श्राप अवधि पूर्ण हो जाने के बाद राधा की स्मृति जब लौट आती है, कृष्ण से उनका वास्तविक रिश्ता क्या है वैकुंठ धाम में वो साझा करती हैं कृष्ण से, तब ये कह सकते हैं उनका हारमोनियस यूनियन हुआ। जब राधा की जो मेमोरी होती है वो आ जाती है, वो कृष्ण को पहचान लेती हैं, वो जो उनका युगों युगों का प्रेम है वो उनको दोबारा से याद आ जाता है। ये भी याद आ जाता है राधा को कि वो वैकुंठ धाम में उनका वो पूरा जो साइकिल है, पूरी वो जो जर्नी है उनकी वैकुंठ धाम में बीती है कृष्ण के साथ। तो जैसे ही वो ये सब रिकॉल करती हैं, तो उसको कह सकते हैं कि उनका हारमोनियस यूनियन हो चुका कृष्ण का और राधा का। पर ये कहना गलत है कि सब अवतारों ने वियोग सहा। तो इनर यूनियन के बाद कोई वियोग होता ही नहीं है। ये तो आपकी 3D की प्रोग्रामिंग है, आपका देह से मोह है जो बार बार ये सोचने पर मजबूर करता है कि सेपरेशन है, अरे मेरे और डीएम के बीच में सेपरेशन है। तो इस प्रोग्रामिंग को आप खुद ख़त्म कर सकते हो, ये आप ही कर सकते हो। प्रेम असफल होता है क्योंकि हम शरीर के तल पर खोजते हैं। आप जो सेपरेशन फील कर रहे हो, क्योंकि आप प्रेम को ढूंढ रहे हो कि जब हाँ डीएम का और मेरी बॉडी का जब मिलन हो जाएगा तो उसी को मैं प्रेम कहूँगी। प्रेम शरीर के तल पर नहीं, चेतना के तल पर घटने वाली घटना है। जब आपकी और आपके डीएम की कॉन्शियसनेस सेम लेवल पे होगी, तब आप मानना कि आप लोगों के बीच में प्रेम अब स्थापित हो चुका है, आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में हो। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि अपने बिलीफ सिस्टम पर वर्क कीजिए, अपने नो कांटेक्ट पीरियड को सेपरेशन मत कहिए। इंस्टेड स्टार्ट एक्सेप्टिंग दैट यू हैव अचीव्ड अ परमानेंट यूनियन आफ्टर इनर मर्जिंग। फिर भी आपको ये जर्नी टफ लग रही है फ्रेंड्स, आपके और डीएम के बीच में वर्स्ट कंडीशंस हैं, टॉक्सिसिटी है, नेगेटिविटी है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर सेशंस की डिटेल ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जय शिव शक्ति, जय सिया राम, जय राधे कृष्ण। टिल देन, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।